कल भी मैंने आपको बताया था कि राज्य के स्रोत थोड़े से कम है, इसलिए देखो बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी। तो बिहार सरकार ने शराबबंदी कर दी तो खुद ही बिहार सरकार ने अपना पैसा गंवाया। कई बार विवाद होता रहता है, राज्य कहते हैं कि भाई हमें पैसे कम मिल रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि राज्य को अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप देखोगे हमारे संविधान में संघ राज्य के बीच जब वित्तीय संबंधों की बात आती है तो सबसे सिंपल डिवीजन ये होना चाहिए था कि राज्य अपना टैक्स लगाए, अपना वसूल करे, अपना रख ले। संघ अपना लगाए, अपना वसूल करे, अपना रख ले। सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं हमारे यहाँ। इसलिए आप देखोगे संविधान थोड़ा बड़ा बन गया। अमेरिका में तो ऐसा ही है। अच्छा, अमेरिका में वो इस वजह से ऐसा है दोस्तों क्योंकि वहां पे 50 राज्य हैं, औद्योगिक हैं, सब संपन्न है। हमारे यहाँ की परिस्थितियां ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ देख रहे हो उत्तर बीमारू राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरे थोड़े अमीर राज्य हैं जो गोवा, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका मतलब है ये व्यवहारिक चीज हमें सातवीं अनुसूची से दिखाई नहीं देती। और बच्चों ये भी याद दिला दें, जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने जिस भारत पर शासन किया था कुछ क्षेत्र बड़े पिछड़े थे और कुछ क्षेत्र आगे थे। संविधान निर्माताओं ने इसीलिए ये व्यवस्था नहीं अपनाई जैसा कि अमेरिका में है कि राज्य केवल अपना टैक्स वसूलेगा, अपना उपयोग करेगा। अगर केवल यही सिस्टम होगा तो अमीर राज्य ज्यादा अमीर हो जाएंगे और गरीब राज्य ज्यादा गरीब हो जाएंगे। इसलिए हकीकत की बात है दोस्तों, देखो सेंट्रलाइजेशन का फायदा कहाँ मिलता है। वास्तविक मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ रेल को सबसे ज्यादा टैक्स आता है मुंबई से, लेकिन हम रेल बिछा रहे कश्मीर में। रेल को टैक्स आ रहा है दिल्ली से, मुंबई से, वो हम रेल बिछा रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, नागालैंड में, अरुणाचल में। और नागालैंड अरुणाचल के पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए अगर मान लो कि हमने सिस्टम अपना लिया होता कि प्रत्येक राज्य अपना टैक्स लगाए, अपना वसूले, अपना उपयोग करे, तो उसमें कठिनाई थी। इसलिए हमने कहा कि नहीं, संघ के टैक्स भी राज्यों के साथ बटेंगे। इसलिए हमारे यहाँ वित्तीय संबंध थोड़े जटिल हैं। और संविधान में देखोगे तो अनुच्छेद 268 से लेकर 70 तक इनका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ केवल 7वीं अनुसूची देखकर संघ राज्य के वित्तीय संबंधों की बात नहीं समझी जा सकती। उसके अलावा भी हमने आगे बढ़ाया है संबंधों को। और ये देखकर आपको ये भी लग जाएगा, इसी कारण ही कहा जाता है कि भारत में शक्तिशाली संघ कमजोर राज्यों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नागालैंड के पास अपना पैसा ही नहीं है। अब केवल 207वीं अनुसूची मिल जाने से स्वायत्ता थोड़ी मिल जाएगी। ऐसे कोई बच्चा है पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल गया, अब पढ़ने के लिए घर से बाहर गया तो उसको स्वायत्ता तो मिली गई, जैसा चाहे खाए रहे। लेकिन एटीएम भी तो मैटर करता है। तो दोस्तों, जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो कौन सी आजादी, कौन सी स्वायत्ता। इसलिए कहा भी जाता है कि संघ राज्य के शक्तियों के विभाजन की जब आप बात कर रहे हो तो वित्तीय संबंध देखो, विधायी संबंध देखो, प्रशासनिक संबंध देखो, उसमें वित्तीय संबंध बड़े महत्व के हैं। क्योंकि बिना वित्तीय पैसे के, बिना पैसे के दोस्तों शक्ति लेकर क्या करोगे। अब आप बाहर पढ़ने आ गए, सारा शक्ति आपको मिल गई, सब कुछ मिल गया, पैसा मिला ही नहीं। इसलिए ये मुद्दा बार बार महत्व का आता है कि नहीं भाई, पैसा भी होना चाहिए। तो इसलिए वित्तीय संबंध का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इसी जरा वित्तीय संबंध को देखें कि कैसे डिवीजन थोड़ा और जटिल बनाया गया। कैसे डिवीजन इतना आसान नहीं है। अब इतना आसान नहीं है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ टैक्स ऐसे हैं जो कि अनुच्छेद 268 से 70 तक जिन चीजों का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान में कुछ कर ऐसे हैं जो संघ सरकार द्वारा आरोपित होते हैं, लेकिन उसे राज्य सरकार वसूलेगा और उपयोग करेगा। उसे संघ सरकार द्वारा आरोपित होंगे, लेकिन राज्य उसको वसूलेगा और राज्य उसका उपयोग करेगा।
वही बात आपको देखने में बड़ी अजीब लग रही होगी भाई, एक मतलब क्लियर कट डिवीजन, क्योंकि पहले हमने देखा भाई संघ लगाएगा, उपयोग करेगा, अपना प्रयोग करेगा, ये तो ठीक है। अब ये कौन सा लफड़ा कर दिया यार हमने कि संघ सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, आरोपित होगा, लेकिन उसे वसूलेगा राज्य और उपयोग करेगा राज्य। अरे जब संघ, जब राज्य को वसूलना था, राज्य को उपयोग करना था, संघ के लगाने क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों इसका कारण ये है, जानते हो, अब संघ जब लगाएगा टैक्स तो पूरे देश में एक ही टैक्सेशन का रेट रहेगा। इसलिए आप देखोगे चाहे वो दवाइयां हो, टॉरिक्स कफ सिरप, मेडिसिनल जो प्रोडक्ट है, या जो सौंदर्य प्रसाधन के मामले हैं, ऐसे मामलों पर जैसे कि कफ सिरप आप देख लो, फेयर एंड लवली देख लो, तो सामान्यतः दवाइयों पर या सौंदर्य प्रसाधनों पर टैक्स इस श्रेणी में आता है। यानी इसलिए संघ लगाता है, इसलिए संघ सरकार लगाएगी क्योंकि इनके रेट राज्यों के हिसाब से बदले नहीं, इसलिए संघ लगाएगा, उपयोग करेगा और वसूलेगा राज्य। इसका मतलब है 7वीं अनुसूची के डिवीजन के साथ ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे आपके बाथरूम में जो टॉयलेट्स लगे होते हैं, सीरा का, हिंडवेयर का, या किसी भी चीज का जो आप देख सकते हो, उस पर भी इसी संदर्भ में टैक्स लगता है। जो संघ सरकार द्वारा आरोपित होगा, वसूलेगा, उपयोग करेगा राज्य। दूसरा है संघ सरकार द्वारा आरोपित होगा, यानी एक बात समान है, लगाएगा संघ सरकार द्वारा आरोपित होगा, परंतु संबंधित राज्यों को दे दिया जाएगा। संघ सरकार द्वारा आरोपित होगा और संघ सरकार वसूलेगी। संघ सरकार वसूलेगी, लेकिन इसे संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा देखने में अटपटी बात लगती है, भाई राज्य लगाए, राज्य वसूले, तब तो ठीक है। संघ लगाएगा, वसूलेगा, राज्यों क्यों दे देगा? कौन सी बात होगी? इसका मतलब है गांव के किसी बच्चे ने सारे आम के पेड़ तोड़े, आम का पेड़ तो आम उसने तोड़ा, रखा उसने, पता दे दे पड़ोसी को, ये कौन सी बात हुई? देखने में थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन दोस्तों कारण ये है कि देखो, जैसे रेल माल भाड़े पर लगने वाला कर है, रेल माल भाड़े पर लगने वाला टैक्स है, या जो एयरपोर्ट पर वायुयान माल भाड़े पर लगने वाला टैक्स है। कारण है कि संघ इसलिए लगाएगा, वसूलेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन संघ सरकार का विषय है, वायुयान एयरपोर्ट संघ सरकार का विषय है। अब आप देखोगे कि एयरपोर्ट में स्वाभाविक रूप में कोई राज्य का सरकार का अधिकारी जाकर टैक्स वसूल नहीं सकता। रेल में राज्य सरकार का टैक्स अधिकारी कैसे जाएगा? रेल तो संघ सरकार का प्रतिष्ठान है। इसलिए ऐसा किया गया है कि भैया संघ सरकार लगाएगा, संबंधित राज्यों को सौंप देगा। लेकिन एक लास्ट वाली बात यह भी कह दी गई है कि संघ सरकार द्वारा आरोपित, संघ सरकार द्वारा आरोपित और संघ सरकार के द्वारा आरोपित और संघ एवं संघ सरकार के द्वारा आरोपित और संघ के द्वारा वसूला जाने वाला लेकिन इसे संघ राज्य के बीच विभाजित किया जाएगा। संघ राज्य के बीच विभाजित किया जाएगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तीसरी श्रेणी में। इसलिए देखो दोस्तों, अनुच्छेद 268 से 270 की जो बात की गई है यही है। अन्यथा आप देख लो, हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची से शक्ति के विभाजन का सिंपल मामला तो ये है,
संघ लगाएगा, वो अपना उपयोग करेगा, अपना वसूलेगा, राज्य लगाएगा, अपना उपयोग करेगा, अपना वसूलेगा। लेकिन ये मामला इसलिए लाया गया क्योंकि सवाल ये है कि भारत में, हमने पहले बता दिया कि कहीं न कहीं केंद्र के पास कर ज्यादा है। केंद्र के पास ज्यादा कर है तो ज्यादा कर कहां से आएगा? अमीर राज्यों से। लेकिन वो राज्य, वो पैसा गरीब राज्यों के बीच बटे, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा ध्यान रखा गया ये बात। और अब यकीन मानो, ये बात तो संविधान सभा में बहस का विषय था, क्योंकि अमीर राज्य जो भाई अंग्रेज जब गए भारत में, मद्रास प्रोविंस जो तमिलनाडु है, केरला है, मद्रास है, जो पहले मुंबई प्रांत था, महाराष्ट्र हो गया, ये ज्यादा अमीर थे। आज भी देखो दोस्तों, हिंदी बेल्ट के लोग काम करने यहीं तो जाते हैं। जरा सोच के देखो, कौन सा तमिलनाडु कर्नाटका के व्यक्ति काम करने के लिए हिंदी क्षेत्र में आ रहा है? इसका मतलब थोड़ी हमारी आर्थिक माली हालत थोड़ी खराब है दोस्तों। और हकीकत की बात है कि जो उत्तर प्रदेश लोकसभा की संरचना तय करता है, जो हिंदी क्षेत्र लोकसभा में संरचना तय करते हैं, क्योंकि दिल्ली वाली ट्रेन लखनऊ होके जाती है, यानी जब तक आपका लखनऊ में दबदबा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में दबदबा नहीं होगा, तब तक आप सरकार नहीं बना पाओगे। इन हैरानी की बात यह है कि जो लोकसभा में दबदबा रखता है, उसकी आर्थिक हालत कमजोर है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बाकायदे उपाय किया है और ये लिखा कि संघ सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाएगा, वसूलेगा भी, लेकिन संघ राज्य के बीच बटेगा। अब सवाल है कैसे बटेगा? इसी संदर्भ में वित्त आयोग की बात आती है। इसलिए दोस्तों, अगर ये बंटवाने वाली बात ना होती तो फाइनेंस कमीशन कोई भूमिका नहीं होती। आप कहोगे नहीं, बंटवाने वाला काम न्यायालय भी तो कर सकता है सर। दोस्तों, न्यायालय देखो, न्यायालय विधि के मामले को हल करता है, संविधान के मामले को हल करता है। अरे पैसे के बंटने का मामला कौन सा विधि संविधान का है? और हमारे संविधान निर्माता बड़े होशियार थे, उन्होंने सोचा कोई हर काम न्यायालय को ही देकर क्यों उसका काम बोझ बढ़ाया जाए। तो पैसे के बंटवारे के मामले में संघ को शक्ति दी नहीं जा सकती, क्योंकि संघ सरकार भी तो पार्टी की सरकार है। अब संघ को शक्ति दे दी गई हो सकता है कि बीजेपी राज्यों के पक्ष में बंटवारा हो जाता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कैसा प्रबंध किया जिससे न तो मामला न्यायपालिका को दिया जाए, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था हो जो राजनीति के आधार पर, दलीय हितों के आधार पर संघ राज्य के बीच पैसे का विभाजन न हो। इसलिए वित्त आयोग का प्रावधान कर दिया गया। इसलिए हमारे संविधान की बड़ी खास विशेषता है, इससे संविधान बड़ा भी हो गया है। अब जरा देखें वित्त आयोग क्या है। इसलिए दोस्तों, संघ राज्य के संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब अनुच्छेद 280 संविधान में, अनुच्छेद 280 यानी संघ राज्य के बीच जो टैक्स का विभाजन होगा, उस अनुच्छेद 270 वित्त आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 280, जिसमें लिखा गया है कि संविधान लागू होने के के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात कह दी गई संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर। इसका मतलब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो 1952 तक कोई वित्त आयोग राष्ट्रपति गठित कर देता और प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा और फिर प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 280 मानता है। लेकिन आप देखोगे पहला वित्त आयोग व्यवहारिक रूप में भारत में 1951 में ही गठित हो गया, जिसके पहला वित्त आयोग केसी नियोगी जिसके अध्यक्ष थे। तो पहला वित्त आयोग 51 में गठित हो गया। अब सवाल है कि वित्त आयोग गठित तो होगा, तो अनुच्छेद 280 ये भी कहता है वित्त आयोग कार्य क्या होंगे। वित्त आयोग का कार्य क्या होगा ये भी अनुच्छेद 232 80 बता देता है। वित्त आयोग कार्य क्या होगा, तो आप जानते हो कि संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच केंद्रीय करों का विभाजन। बात ध्यान रखना बच्चों,
केंद्रीय करों का विभाजन, क्योंकि राज्य के कर बंटवारे का सवाल ही पैदा नहीं होता। केंद्रीय, अब आप पूछो केंद्रीय कर कौन से हैं, तो फिर आपको याद दिला दें, आपको याद होगा कि केंद्रीय कर कौन से हैं, देख लो, आयकर, कारपोरेट टैक्स, निगम कर, कस्टम, ये सारे सेंट्रल टैक्सेस है। इन केंद्रीय करों का विभाजन, इसका मतलब राज्य कर का नहीं, तो राज्य वाले कर तो अपने पास उनके पास ही है, और केंद्रीय कर का विभाजन इसलिए किया गया कि दोस्तों एक उपाय आपके पास ये भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये लफड़ा क्यों पैदा किया गया? अरे हमारे पास एक सरल उपाय है, ऐसा किया जाए कि इसमें से कोई महत्वपूर्ण टैक्स इधर दे दिया गया होता तो बंटवारे का झंझट खत्म हो जाता। केंद्र सरकार अपना वसूलती, अपना उपयोग करती, राज्य सरकार अपना वसूले, अपना उपयोग करे। लेकिन हमने फिर कहा ये समस्या इसमें इसलिए थी क्योंकि भारत में सभी राज्यों की हैसियत न तो पहले समान थी ना समान है। ये बात 7वीं सूची देखने पर पता नहीं चलता। इसलिए दोस्तों यही तो पॉलिटी है। अरे व्यवहारिक कंडीशन में देखोगे तो नागालैंड में जब कोई टैक्स होगा तब तो मिलेगा। इसलिए कार्य के केंद्रीय करों का विभाजन, केंद्रीय करों का विभाजन काम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और उसके अलावा क्या काम है कि राज्यों को अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण, राज्यों को अनुदान के सिद्धांत का निर्धारण, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि कैसे राज्यों को अनुदान दिया जाए। आर्टिकल 275 में कहा गया है कि यानी राज्यों को कैसे अनुदान दिया जाए, ये भी वित्त आयोग बताएगा। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में वित्त आयोग से परामर्श लेगा। सुदृढ़ वित्तीय हित में वित्त आयोग से परामर्श लेगा। इसका मतलब है, अब इसी को इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसका व्यवहारिक नाम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यानी हर वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस अलग होते हैं, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बहाने राष्ट्रपति और वित्त आयोग, जो कि एक एक्सपर्ट बॉडी है, वित्त आयोग से पूछेगा कि भैया बताओ जरा भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, यानी संघ सरकार की अच्छी कंडीशन के लिए, सुदृढ़ का मतलब मजबूत, जोरदार, तो भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में करने के लिए क्या क्या किया जाए, तो वित्त आयोग यही बताएगा। और आप देखोगे एक काम वित्त आयोग और जोड़ गया, 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद ये वित्त आयोग ये भी करेगा, क्योंकि अब जानते हो 73वें 74वें संविधान संशोधन पर पंचायती राज बन गया, नगर पालिकाएं बन गई। अब पंचायती राज और नगर पालिकाओं को कैसे, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को किस तरीके से मजबूत किया जाए, और राज्य की संचित निधि से उन्हें कैसे पैसा दिया जाए कि वो मजबूत हों, ये बात फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई। तो अब वित्त आयोग ये भी बताता है कि राज्य की संचित निधि से, अब ये मामला वित्त आयोग का एक काम और दिया गया जो 73वें 74वें संविधान संशोधन से बढ़ा दिया गया। तो वित्त आयोग कहेगा कि राज्य की संचित निधि से पंचायत एवं नगर पालिकाओं को सहायता देना या देने के सिद्धांत का निर्धारण करना। यानी वित्त आयोग कहेगा कि सिद्धांत निर्धारित करना। वित्त आयोग कहेगा कि भाई जो राज्य की संचित निधि है, दोस्तों याद दिला दे, संघ की संचित निधि अलग है, राज्य की संचित निधि अलग है। और संचित निधि का मतलब पैसा, संचित निधि का मतलब है ऐसा पैसा जो राज्य को कर से प्राप्त होता है। यानी आप याद रखो, जैसे हम पैसे गुल्लक में रखते हैं, वैसे सरकार के पास गुल्लक है। तो सरकार के पास पहला गुल्लक है संचित निधि का, इसमें जितना हमने टैक्स दिया वो सब इसी गुल्लक में जाता है। संघ राज्यों का अलग अलग गुल्लक होता है, क्योंकि संघ के टैक्स अलग है, राज्य के टैक्स अलग है, आपने देख ही लिया। तो जो राज्य का टैक्स से पैसा मिलता है वो जिस राज्य के गुल्लक में जाता है उसे कहते हैं संचित निधि।
लेकिन अब देखोगे आकस्मिक निधि कौन होती है? संचित निधि से पैसा निकालने के लिए राज्य में विधानसभा की सहमति चाहिए और संघ में संसद की। इसका मतलब है ये हमारा संचित निधि ऐसा है जैसा आपने कहीं एटीएम में पैसा रख रखा है, लेकिन एटीएम में पैसा निकालने के लिए बापू से परमिशन ले रहे हो कि बापू निकाल लें, बापू उनका निकाल लो। लेकिन जो पैसा निकालना आपके हाथ में हो, अब कहीं किताब में पैसा रख दिया तो वो तो अपने से निकाल लिया, इसे दोस्त को दे दिया। इसलिए हमारे यहाँ संचित निधि का मतलब रखा है कि जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और आप याद रखो संचित निधि में जो पैसा जमा हुआ है वो हम ले नहीं सकते। यानी ये नहीं हमने टैक्स दिया फिर कल हमने कहा ना भैया हमारा पैसा वापस दो। संचित निधि में रखा गया पैसा आम जनता फिर वापस नहीं ले सकती, क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा तो फिर सरकार कैसे काम करेगी। और ये काम वित्त आयोग के है, ये काम वित्त आयोग का है। इसमें एक ही काम लगातार बदलता रहता है, वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। लेकिन दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ठीक है ये काम वित्त आयोग का है, तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि वित्त आयोग में कौन होगा। काम तो हमें समझ में आ गया, वित्त आयोग में कौन होगा। और संयोग की बात है कि जब देखो दोस्तों, जब ये कहते हो इन सारे कामों में एक तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जैसे आप देखोगे पत्र में 15वें वित्त आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है कि राज्यों को उधार के बोझ से कैसे उन्हें निजात दिलाई जाए, कैसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर कैसे कटौती की जाए, कैसे उसे प्रभावी रूप में लागू किया जाए। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों राज्य इतने दिलदारी से खर्च कर रहे हैं, कोलैप्स होने के कगार पर है। और हमारे तो कंपटीशन लग गया है, कोई सरकार लोगों को करी भाई मुफ्त में भैंस देंगे, कोई करे मुफ्त में लैपटॉप देंगे। तो वाले माली हालत भी ठीक होनी चाहिए दोस्तों, माली हालत ठीक ही नहीं है और मुफ्त में भैंस लैपटॉप दिए जा रहे हैं। ये राज्य के सामने बड़ी समस्या है, राज्य के सामने बड़ी समस्या है। ऐसा तो नहीं है कि राज्य मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, ये बड़ा संकट है राज्यों के लिए। लेकिन हकीकत की बात है कि सबसे जो बड़ा काम, टेढ़ा काम वित्त आयोग का होता है संघ राज्य के बीच केंद्रीय करों का विभाजन। याद रखो दोस्तों, अब संघ राज्य के बीच केंद्रीय करों का विभाजन, तो अब आप देखोगे पहला वित्त आयोग में है कौन, विभाजन करता कौन है, ये भी तो हम देख ले। आप कहोगे सर ये बताओ वित्त आयोग में होता कौन है, अभी समझ में बात तो नहीं आई। ये वित्त आयोग में कितने मेंबर होंगे, कितने सदस्य होंगे, तो संविधान में ये तो लिखा गया है, संविधान में ये तो कह दिया गया है कि वित्त आयोग में, संविधान में अनुच्छेद 280 में लिखा गया है, संविधान में अनुच्छेद 280 में लिखा गया है कि वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, ये बात तो संविधान में लिख दी गई। अब लेकिन क्या सदस्य की योग्यता क्या होगी, तो इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया। क्योंकि दोस्तों इसलिए संसदीय अधिनियम की आवश्यकता बार बार पड़ती है, क्योंकि हर बात संविधान में नहीं लिखी जा सकती। तो संसदीय अधिनियम 1951 बना, जिससे ये तो तय हो जाए कि भाई वित्त आयोग में कौन लोग होंगे। इसलिए 280 की बात को स्पष्ट करने के लिए कि वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, इसके लिए हम बाकायदा संसदीय विधि का निर्माण किया गया। इसका मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, कार्य का उल्लेख है, लेकिन संरचना का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम से यह तय किया गया कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसे सामान्य विषयों की जानकारी होगी, वो सामान्य विषयों का जानकार होगा जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा। दूसरा, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा उसे सामान्य विषयों की जानकारी होगी, सामान्य विषयों का जानकार होगा। लेकिन जो वित्त आयोग का एक सदस्य होगा उसे संघ सरकार के प्रशासन और वित्त की जानकारी हो। तीसरा सदस्य होगा जिसे संघ सरकार, नहीं याद रखिए, संघ सरकार, राज्य सरकार नहीं,
संघ सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी नहीं है, संघ सरकार के लेखाओं संबंधी जानकारी हो, जैसे संघ सरकार के लेखाओं संबंधी जानकारी हो, और फिर लास्ट में बात आएगी कि संघ सरकार के लेखाओं संबंधी जानकारी हो, संघ सरकार के प्रशासन वित्त की बात आएगी, फिर एक अर्थशास्त्री होगा। अर्थशास्त्री का मतलब अर्थशास्त्री सरकार में काम करने वाला जरूरी नहीं है, और फिर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का सदस्य। जो बात ध्यान रखने की है कि उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय। और दोस्तों जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ते हैं तो एक शब्दों को ध्यान से पढ़ते हैं, इत्मीनान से पढ़ते हैं। जब ये नहीं कि हड़बड़ी में पढ़ोगे सारा काम गलत हो जाएगा। इसलिए जो बात ध्यान में रखने की है कि जो एक सदस्य ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा, यानी वो न्यायाधीश हो जरूरी नहीं है, न्यायाधीश भी हो सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति आप जानते हो कि हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो योग्यता तो रखते हैं लेकिन न्यायाधीश नहीं है। भाई न्यायाधीश की सीटें कम है, कोई लोग तो न्यायाधीश बनना भी नहीं चाहते, ये भी एक कंडीशन है, आगे वो हम बता देंगे। ये दोस्तों हमारे यहाँ ये हैरानी की बात है। इसलिए दोस्तों कई लोग तो सोचते हैं कि हम सब कुछ बन जाए, और इसे एक शेर है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करता था मैं। यानी कई बार जब हम चाहते कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, तो नहीं मिलता, और जब नहीं चाहते सब कुछ मिल जाता है। कई लोग तो हमारे यहाँ जज बनने को तैयार नहीं दोस्तों, उनके पास क्वालिफिकेशन हर इस साल में सरकार के जज बन जाओ, उनका ना है इस अल्लाह फड़े में नहीं पढ़ना है, ये वकालत ही चल रही जबरदस्त। इसलिए मैंने कहा भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करता था मैं, आज जब नफरत हुई तो आने को बेकरार है सब। कमाल की दुनिया है दोस्तों। इसलिए जरा देखो यहाँ पे उच्च न्यायालय के योग्यता वाला और एक अर्थशास्त्री होना चाहिए, एक अर्थशास्त्री होना चाहिए। अरे कमाल की बात यह है, इसीलिए अब जज क्यों रखा गया? क्योंकि पैसे का बंटवारा है। भाई जज को कानूनों में पता होता है, या जज की योग्यता वाले व्यक्ति को वकील होगा, कानून पता होगा, निष्पक्षता रखेगा। इसीलिए वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। अर्ध न्यायिक का मतलब आधा प्रशासनिक आधा न्यायिक। पूरा प्रशासनिक कौन है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर पूरा प्रशासनिक है, लेकिन पूरा न्यायिक कौन है? जज। जज पूरा न्यायिक है, आईएएस पूरा प्रशासनिक है। और जो आधा प्रशासनिक हो, आधा न्यायिक हो, अर्ध न्यायिक, तो वित्त आयोग आधा न्यायिक कैसे है? भाई पैसे का बंटवारा कर रहा है, भाई बंटवारे वाला काम तो जहां पे बंटवारा आप करेंगे न्यायाधीश की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि मामला पैसे का है, वो कानून का नहीं है, संविधान का नहीं है, इसलिए कह दिया गया अर्ध न्यायिक। तो ये वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है, इसलिए इसमें एक जज भी होता है, या जज की योग्यता वाला व्यक्ति भी होता है। उसका मतलब है कि अब योग्यता वाला व्यक्ति होगा, इसका मतलब कोई रिटायर आदमी होगा, वो भी हो सकता है। एक अर्थशास्त्री होगा, क्यों पैसे का मामला है तो अर्थशास्त्र का मतलब गुजरना ही चाहिए। अच्छा, अर्थशास्त्री सरकार से के साथ हो, सरकार प्राइवेट हो, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन जो संघ सरकार की लेखा की जानकारी वाला, संघ सरकार के प्रशासन वित्त का मतलब है कि उसमें तो कहीं न कहीं शामिल हो। और ये भी कमाल है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है? सामान्य विषयों का जानकार हो। सामान्य का मतलब राजनेता भी हो सकता है, अर्थशास्त्री भी हो सकता है, आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। तो कमाल की बात है, ये भी दिलचस्प है कि जितना बड़ा पद उतनी कम योग्यता। अब देखो दोस्तों, जब ग्रुप डी का एग्जाम देने जाते हो तमाम योग्यताएं, टंकड़ आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, ये आना चाहिए। जितने बड़े एग्जाम देते हो कोई योग्यता नहीं है। अब सवाल है, ये संरचना दे दी गई और ये लिखा हुआ है संसदीय अधिनियम 1951 से, ये संविधान में नहीं है। अब दूसरी बात है कि फिर कार्य में आ जाए, क्योंकि याद रखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम है वित्त आयोग का, केंद्रीय करों का बंटवारा। अब केंद्रीय करों का बंटवारा कैसे किया जाए, कैसे हम बंटवारा करें, तो आप याद रखो इसके बारे में एक फैक्ट आपको मैं जरा बता दूं कि केंद्रीय करों का बंटवारा हम करते कैसे हैं।
और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक आपको फैक्ट दिखा दें कि जिससे हमें ये पता चल जाए कैसे बंटवारा होता है। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच कर कैसे बांटे जाते हैं। ये देखो ये दोस्तों, इसमें फिर आपको दिख जाएगा। अब देखो ये है आधार, इससे 14, 15 दोनों कमीशन का आधार दिख गया है। अब इस बात पर रहने से पहले इसका मतलब है कि जब देखो दोस्तों, जब भी वित्त आयोग के द्वारा जब पैसा बांटा जाता है तो वित्त आयोग का मतलब केंद्रीय करों का बंटवारा। तो जब कहते हैं केंद्रीय करों का बंटवारा, जब हम केंद्रीय करों के विभाजन की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, दो प्रकार का विभाजन होता है। पहला केंद्र कर का मतलब संघीय कर। जब संघीय कर के बंटवारे की बात आती है तो विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला, संघ से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, संघ से 28 राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, और फिर 28 राज्यों में सबको हिस्सा कितना दिया जाए। दूसरा काम ज्यादा टफ होता है। संघ से राज्यों को पैसा देना ये तो बड़ा आसान है, और इसलिए 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम संघ सरकार के पास अगर 100 रुपए आएगा, 41 रुपए हम राज्यों को दे देंगे। ये कई बार एक जमाना था दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के करुणानिधि अब नहीं रहे, काले चश्मा लगाते थे, और उन्होंने कहा था देखो हमें अब ज्यादा पैसा चाहिए। तो लोग कहा अब कितना चाहिए। अब उन्होंने कहा था केंद्र सरकार के पैसे का 75% हमें चाहिए। इसका मतलब केवल 25 रुपए संघ सरकार रखे, बाकी सब राज्यों को दे दे। तो दोस्तों आप जानते हो कि राज्यों को डिफेंस खरीदना है, राफेल तो मोदी का खरीदने की जिम्मेदारी है। अब रेल चलाने की जिम्मेदारी संघ सरकार की है, और आप जानते हो रक्षा में बड़ा पैसा खर्च होता है। तो 75% पैसा अगर राज्यों को ही मिल जाएगा तो केंद्र सरकार का खर्चा कैसे चलेगा, लेकिन 28 राज्यों को कैसे बांटा जाए, यही तो सबसे बड़ा सवाल होता है। और हर वित्त आयोग इसके लिए अपने अपने फार्मूले लेकर आता है। हर वित्त आयोग फार्मूला नया होता है, ये बात तो लॉजिकल है। जब संविधान में थोड़ी इसकी बात होती है, ये तो बाकायदा वित्त आयोग फार्मूला देता है, संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। अब जरा देखो फार्मूला कैसा दिया 15 फाइनेंस कमीशन ने, ये 14 का है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा भैया देखो 45 रुपए उसको मिलेगा, यानी इनकम डिस्टेंस, आय दूरी। ये क्या है, आय दूरी। आय दूरी का मतलब होता है दोस्तों, एक होता है देश की एवरेज इनकम। तो मान लो कि एवरेज इनकम है सभी की, परिवार में की एवरेज इनकम है। आप ऐसे समझ लो अगर पूरा हमारे संघीय व्यवस्था परिवार जैसी है तो परिवार की एवरेज इनकम हो गई 40 रुपए। अब एवरेज इनकम 40 रुपए है तो कोई 10 रुपए कमा रहा है, अब कोई 80 रुपए कमा रहा है। तो पैसे के बंटवारे में किसको महत्व दिया जाए, 10 रुपए वाले को या 80 रुपए वाले को। ये इनकम डिस्टेंस है, आय दूरी, यानी जितने भी लोग परिवार में पैसा कमा रहे हैं उनका एक औसत आय निकाल लो। उस औसत आय से जो ज्यादा कमा रहा है उसको, वो भी आय दूरी है। औसत आय से जो कम कमा रहा है वो भी आय दूरी है, इनकम डिस्टेंस है। पैसा दिया किसको जाए, तो हमारे यहाँ कहा जाता है भैया जो फुक्कड़ है, जो औसत आय से कम कमा रहा है पैसा उसको दो, जो औसत आय से कम कमा रहा है पैसा उसको दो। इसलिए हमारे यहाँ वित्त आयोग के द्वारा ज्यादा पैसा मिल जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा,
क्योंकि इनकी औसत आय कम है। और ये कई बार जो धनी राज्य होते हैं नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कौन सी बात है कि भैया भारत में गरीबी होने का पुरस्कार मिलता है। हमने कहा ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे यही तो सामाजिक न्याय है, गरीबी होने कोई पुरस्कार थोड़ी है। तो दोस्तों, यही भारतीय संविधान खास बात है, पूरे संविधान में सामाजिक न्याय चलेगा। और फिर ये कहा गया भाई देखो, आय दूरी, दूसरा एरिया, भूभाग, तो जो बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा, यानी जिसकी आय कम होगी उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसका भूभाग बड़ा होगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। और फिर कहा गया जनसंख्या। आप जानते हो दोस्तों, जनसंख्या के मामले में स्वाभाविक रूप में जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको पैसा ज्यादा। अरे भाई, जिसके परिवार में एक ही सदस्य है उसको पैसा ज्यादा देकर क्या करोगे? उसको ज्यादा पैसा दो जिसके परिवार में 12 मेंबर है। और कारण आपको बताया दोस्तों, ये 15 फाइनेंस कमीशन ने बहुत बड़ी पहल ये की है, क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ 71 को ही जनगणना आधार माना जाता था। पहली बार 71 के बजाय 2011 का जनगणना आधार माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे सर इससे क्या हो गया? दोस्तों, हकीकत की बात यह है, देखो आप कहोगे 71, अभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में हम 71 के ही जनगणना आधार को मानते हैं। ये हमने बदला, और बदलने का ये कारण है क्योंकि 71 तक आप जानते हो इंदिरा गांधी थी, 71 में प्रधानमंत्री, जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए। और जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया तो हमारे दक्षिण भारत के राज्यों ने, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, उन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल कर लिया। लेकिन हिंदी भारतीय, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन लोगों ने दंदना की जनसंख्या बढ़ाई, क्योंकि और दोस्तों हमारे पास कोई रोजगार था ही नहीं। उन्होंने सोचा चलो जो बढ़ रहा है वही बढ़ा लेते हैं, जनसंख्या बढ़ा लिया। अब जनसंख्या बढ़ा लिया तो स्वाभाविक रूप में भाई जनसंख्या बढ़ा लिया, इसका मतलब है दक्षिण भारत के राज्यों ने तो नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ा दिया। अगर दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि भैया हमें यही बात का दंड मिल रहा है कि हमने जनसंख्या कम कर लिया, क्योंकि दोस्तों देखोगे 1971 में तमिलनाडु बिहार की जनसंख्या लगभग बराबर थी, 4 करोड़ के आसपास। इसलिए आप देखोगे लोकसभा में तमिलनाडु को 39 सीट है, बिहार को 40 सीट है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद बिहार ने टॉप गियर लगाया और बिहार की जनसंख्या बढ़ हो गई 12 करोड़। तमिलनाडु की जनसंख्या आज भी 7 करोड़ है, यानी तमिलनाडु की जनसंख्या रुक गई है, बिहार की जनसंख्या। इसका मतलब है अब तो बिहार को पैसा तमिलनाडु की तुलना में दुगुना मिलना चाहिए, तमिलनाडु को घाटा हुआ। ये इसीलिए आप देखोगे वित्त आयोग के क्राइटेरिया को 2011 कर देना, तो 71 के हिसाब से पैसा मिलता तो स्वाभाविक रूप में 71 के हिसाब से पैसा मिलता, फिर तो बिहार को यूपी घाटा होता, क्योंकि बिहार यूपी ने जो जनसंख्या बढ़ा ली वो तो 71 के बाद बढ़ी। 2011 के आधार पर अगर पैसा मिल रहा है तो घाटा तमिलनाडु को हो रहा है। अब देखो यही दोस्तों पॉलिटिक्स है, इसे निर्णय करना कोई आसान काम नहीं होता। घर में भी देखो किसी काम का निर्णय होता है, तमाम उसमें किंतु परंतु लगे रहते हैं, उसी बीच में निर्णय ले लेते हैं। इसलिए हमने कहा कि अब दूसरी बात है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों को हम या उन राज्यों को हतोत्साहित नहीं कर सकते जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोका है। इसलिए हमने कहा भाई देखो, जननांकीय प्रदर्शन एक हमने आधार रख लिया कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अच्छे काम किया होगा उनको भी हम पुरस्कार देंगे। हमने कहा भाई 12.5% ऐसे भी राज्यों को मिलेगा जिनकी जनसंख्या नियंत्रण में अच्छी भूमिका है। और दूसरा, और 10% केस कहां से मिलेगा? ये देखो 10% पैसा मिलेगा यानी वन और जंगल के संरक्षण के लिए, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण का मामला बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसका मतलब जिन राज्यों में वन क्षेत्र ज्यादा होगा उनको थोड़ा पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर राज्य वन क्षेत्र बचाएंगे, अब मान लो सब लोग उद्योग ही लगाना शुरू कर दें, उद्योग लगाना शुरू कर दें, फिर तो जंगल कट जाएगा सब। इसे कहा गया भाई जंगल भी बचा के रखना है, उनको भी थोड़ा पैसा दे दो जिनके पास जंगल है। और 2.5% उनके लिए होगा जो टैक्स अच्छा वसूल रहे हैं। दोस्तों आप याद रखो, हमारे यहाँ
संसद ने विधि का निर्माण किया है फिजिकल मैनेजमेंट एक्ट 2012 में, जिसके हिसाब से कहा जा रहा है कि दोस्तों आजकल गुड गवर्नेंस का जमाना है, सुशासन का जमाना है। और सुशासन का मतलब होता है राज्य का प्रशासन अच्छा होना चाहिए। रे भाई, टैक्स भी तो अच्छा वसूलो। तो जो राज्य टैक्स अच्छा वसूल रहे हैं, ज्यादा टैक्स प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा रिवार्ड दिया जाए, जिससे ये ना हो कि बस केवल गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है। यानी कुल मिला के 15 फाइनेंस कमीशन के आधार देखो तब आपको लग जाएगा कि वित्त आयोग बड़ा एक संतुलन करता है। गरीबों का भी ध्यान रखा जाए, अमीरों राज्य का भी ध्यान रखा जाए, और गुड गवर्नेंस का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा जाए। यही तो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन कर रहा है। और कुल मिलाकर क्षेत्रीय विषमता को बढ़ने न दिया जाए। और दोस्तों अब 15वें वित्त आयोग को ध्यान से देखिए। कुल मिलाकर केंद्रीय करों का ज्यादा हिस्सा गरीब राज्यों को ही मिलता है। अब जरा सोच के देखिए, यही तर्क था, मैंने पहले बता दिया। अगर राज्य अपना टैक्स लगाते, अपना वसूल के रखते, फिर तो अमीर राज्य अमीर हो जाते, गरीब राज्य और गरीब हो जाते। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि सेंट्रल टैक्स बटेंगे। और आपको मैं बता दूं, दो ऐसे सेंट्रल टैक्स है जो नहीं बढ़ते। आज की डेट में सारे सेंट्रल टैक्स बढ़ रहे हैं, सारे, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, सब कुछ। सेस और सरचार्ज नहीं। सेस और सरचार्ज, सेस का मतलब होता है कि, और सरचार्ज टैक्स पर एक एडिशनल टैक्स है। बस ये सेस मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए। अब जैसे कि मान लो कि हमने पेट्रोलियम पे 50% सेस लगा दिया हाईवे बनाने के लिए। सरचार्ज का मतलब है एडिशनल टैक्स। तो सेस और सरचार्ज पर, यानी उपकर, उपकर पे और सरचार्ज पर ये नहीं बटेगा, बाकी सारे सेंट्रल टैक्स बटेंगे। और इस बटने का फायदा यह है, अब आप देखो दोस्तों, यानी भारत में संघ सरकार शक्तिशाली है, तभी तो क्षेत्रीय विषमता कम हो रही है। संघ सरकार शक्तिशाली है, तभी तो कमजोर राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। नहीं तो अगर हमारे यहाँ संघ सरकार शक्तिशाली न होती, दोस्तों बीमारू राज्य तो मलेरिया ग्रस्त हो जाते। इसे जब हम एक आलोचना कर देते हैं कि अरे हमारे यहाँ संघ सरकार शक्तिशाली है, अमेरिका से कंपेयर कर देते हैं, तो बात सही नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अब देखो, अभी ये बात आपने लिख लिया होगा, क्योंकि ये कितनी महत्वपूर्ण बात 15 फाइनेंस कमीशन ने कर दी। और हर फाइनेंस कमीशन अपनी अपनी भूमिका लेकर आता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि 15 फाइनेंस कमीशन के बाद की जो अगली रिपोर्ट आएगी 5 साल बाद, 5 साल बाद हमें थोड़ी तैयारी करना होगा। ये तब तक अभी 5 साल तो चलेगा, मामला यही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है अब हमने जरा पढ़ लिया दोस्तों, अब देखो ये संरचना हो गई। इसका मतलब है कि 15वें वित्त आयोग, इसका मतलब है केंद्रीय करों से इनको ज्यादा पैसा मिलता है। यानी वित्त आयोग पैसे के केंद्रीय करों के आवंटन में क्या ध्यान में रखता है? पहला, क्षेत्रीय विषमता कम किया जाए। दूसरा, क्षेत्रीय विषमता कम किया जाए। दूसरा क्या ध्यान रखता है? भाई सामाजिक न्याय हो, यानी इस राज्यों के अच्छे प्रदर्शन को ही प्रोत्साहित किया जाए। यानी जो राज्य अच्छा गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना। यानी कुल मिला के अच्छे प्रदर्शन को, गुड गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना और सामाजिक न्याय बनाए रखना। इस सिद्धांत को वित्त आयोग आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वित्त आयोग के द्वारा दिए गए पैसे से राज्य का सारा काम चल जा रहा है? अब देखो दोस्तों, अगर वित्त आयोग हमने पढ़ लिया तो अब जरा देखो कि राज्य को कहां कहां से पैसा मिल रहा है। पैसा का तो स्पष्ट है, राज्य को, राज्य के वित्तीय स्रोत क्या क्या है, राज्य को पैसे कहां कहां से मिल रहे हैं, ये भी जरा देख ले। तो अब देखोगे राज्य को पैसे कहां कहां से मिल रहे हैं, तब आपको दिखेगा ठीक है, राज्य के अपने कर हैं। अब राज्य के अपने कर कौन से हैं? पेट्रोलियम पर। इसलिए दोस्तों खास बात है, पेट्रोलियम और
शराब को अभी भी राज्यों ने जीएसटी में नहीं जाने दिया। तो राज्यों को पता है कि भैया ये तो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण कर है, ये भी ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो राज्य के पास पैसा कहाँ से मिल रहा है? जो राज्य का अपना कर है, पहला। दूसरा, फिर राज्य के पास पैसा कहाँ से मिल रहा है? केंद्रीय करों में विभाजित हिस्सा। और राज्य के पास कैसा मिल रहा है? संघ सरकार से अनुदान 275 में जो वित्त आयोग ही दे रहा है। और कहां से मिल रहा है राज्य के पास? राज्य अपने कर से जो पैसा उसको मिल रहा है, उसको केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। फिर उसको संघ सरकार से अनुदान मिल रहा है। और उसके बाद फिर राज्य को कहां से प्राप्त हो रहा है? केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना से। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसा मिल रहा है। इसका मतलब है इतनी स्कीम से पैसा राज्य को मिल रहा है, लेकिन क्या कंडीशन? राज्य कंडीशन अभी भी ठीक है? उत्तर है नहीं। वापस सवाल, इसके लिए कौन दोषी है? क्योंकि अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो सब बता दिया, राज्य संघ सरकार से अनुदान जो 275 भी मिलता है, केंद्रीय करों का हिस्सा, राज्य के अपने कर, और आपको हम याद दिला दें, फिर भी आप कहोगे कि राज्य के पास तो पर्याप्त नहीं है। अब सवाल है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? क्योंकि बात है दोस्तों, क्योंकि हमारा तो पूरा संघ सरकार पूरे शरीर की भांति है। अरे शरीर का एक भी हाथ कमजोर हो जाए, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि जो हमारा पूरब वाला हाथ है थोड़ा कमजोर है, मतलब उत्तर प्रदेश बिहार, पूरब उत्तर वाला। इधर देखेंगे पश्चिम में और दक्षिण में, तो वहां तो ठीक कंडीशन है। सवाल है दोस्तों, हमारे शरीर का एक हाथ मजबूत हो जाए, एक हाथ कमजोर हो जाए, तो पूरा शरीर ही कमजोर होगा। ये बड़ा मामला चैलेंज का है। अच्छा, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का मतलब है, आप देखोगे आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जिससे संघ सरकार राज्यों को पैसा देता है। लेकिन कई बार केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर भी आपत्ति होती है, राज्य आपत्ति करते हैं। आपने देखा कई राज्यों ने आयुष्मान योजना को, पश्चिम दीदी ने कहा हम आयुष्मान योजना नहीं लागू करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा हम आयुष्मान योजना लागू नहीं करेंगे। कई बार इस पर आपत्ति होती रहती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो राज्यों के ये वित्तीय स्रोत है, क्या ये पर्याप्त है कि नहीं है? राज्यों के जो वित्तीय स्रोत है पर्याप्त है कि नहीं है, इस मामले पर अब बड़े विवाद हैं। अब जरा इसको देखा जाए तो राज्य लगातार कह रहे नहीं भैया हमें तो और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। राज्यों को कैसे पैसा दिया जाए, क्या इसके लिए किया जाए? दोस्तों अब जरा देखो, हकीकत का मामला ये है कि देखो 1991 के बाद भारत में उदारीकरण आ गया है। 1991 के बाद अब निजी क्षेत्रों का जमाना है, उदारीकरण का दौर है, निजीकरण का दौर है। इसीलिए इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संघ और राज्य दोनों को सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि हकीकत की बात है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो बात सच है कि राज्यों के पास जो खर्चे होते हैं, भाई बात याद रखो, भाई मुख्यमंत्री आम जनता के पास होता है। अब आम आदमी को 7 मिनट सूची के विषय प्राप्त नहीं पता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय हो, लेकिन अगर शिक्षा देने का मूल दायित्व तो राज्य के मुख्यमंत्री का है। यानी बात ध्यान रखने की है कि संघ के जितने काम हैं वो नियंत्रणकारी किस्म के हैं, रेल है, राफेल है। दोस्तों राफेल पर हमें बैठ के उड़ना नहीं है, ठीक है रक्षा मंत्रालय के लिए है, लेकिन हॉस्पिटल में तो हर आदमी को जाना है, स्वास्थ्य केंद्र में हर आदमी को जाना है, स्कूल में हर आदमी को जाना है। स्कूल में दलिया नहीं मिले तो हंगामा हो जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री पे दबाव ज्यादा होता है। अब आम जनता से क्या पता भी है कि आपके पास पैसा नहीं। अच्छा, लोग तो सोचते हैं सरकार के पास पैसा ना हो, लोग ये फुद्दू बना रहा है यार, सरकार के पास पैसा नहीं, किसके पास पैसा होगा? आम जनता की इकोनॉमी से क्या मतलब है? इसलिए दोस्तों हकीकत की बात है कि हमें संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन करने की आवश्यकता है।
संघ राज्य के बीच हम सहयोग करेंगे। और सहयोग कैसे करेंगे? क्योंकि अब सवाल ये है कि राज्यों को भी गुड गवर्नेंस अपनाने की आवश्यकता है, राज्यों को सुशासन अपनाना चाहिए। राज्य भी दोस्तों सुशासन अपनाने की आवश्यकता है। और कैसे संघ और राज्य के बीच सहयोग हो सकता है? अब देखो, अनुच्छेद 292 के अंतर्गत 292 के अंतर्गत विदेशी राज्यों से संघ सरकार ऋण लेगा, यानी हमारे यहाँ IMF से, विदेशी संस्थाओं से, IMF से, विदेशी संस्थाओं से राज्य सरकार ऋण नहीं ले सकती। अगर जापान से ऋण लेना है तो राज्य सरकार नहीं ले सकती, इसके लिए संघ सरकार की आवश्यकता आर्टिकल 292 ये कह रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये भी ध्यान देने की बात है दोस्तों, अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई। अब यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई तो प्रधानमंत्री, अब दुनिया में जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं भैया भारत में इन्वेस्टमेंट करो। तो भारत में इन्वेस्टमेंट होगा तो किसी राज्य में ही तो होगा। इसलिए दोस्तों सच मानिए, संघ राज्य के बीच के झगड़े, राज्य राज्य के बीच के झगड़े राजनीतिक ज्यादा होते हैं। अरे बच्चों ये सोचो कि भाई संघ का भी उद्देश्य है जनता कल्याण करना, राज्य का भी उद्देश्य है जनता कल्याण करना, फिर यार मारामारी क्यों होती है? समझ में नहीं आती बात ये। तो मारामारी तो कमाल की बात है, हमारी कल्याण के लोग इतने फिक्रमंद है, हमारा कल्याण हो ही नहीं पा रहा। इसलिए अगर यूपी में योगी और मोदी मिलेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा मामला। अब देखो, अब दीदी भी हमेशा संघ का विरोध करती रहती है। ये केवल पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं सारी गलती संघ में है। मैं यही नहीं कह रहा हूं कि सारी गलती राज्यों में है, दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो जाती है। इधर से गवर्नर को स्क्रूटाइट करेंगे, उधर से वो प्रधानमंत्री खिलाफ बोलेंगे। हकीकत की बात है दोस्तों, बिना सहयोग के मामला नहीं होगा। क्योंकि अब संघ सरकार भाई जापान समझौता कर लिया हाई स्पीड ट्रेन का, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चलेगा। अभी जमीन ही न दे, कहां से रेल चलेगी? फिर तो मामला फंस जाएगा। इसलिए राज्य को भी चाहिए कोई सुशासन अपनाए, राज्य को भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उदारीकरण का जमाना है, प्रत्येक राज्य को निवेश आकर्षित करना होगा। क्योंकि प्रत्येक राज्य को निवेश आकर्षित करना होगा, प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ आकर्षण करना होगा, और फिर प्रत्येक राज्य को पर्यटन बढ़ाना होगा। इसलिए आज तो हर राज्य कंपटीशन कर रहा है कि हमारे यहाँ पर्यटक ज्यादा है। अब अभी देखोगे महाराष्ट्र में एक कंपनी जाने वाली थी ताइवान की फॉक्सकॉन, अंतिम तो गुजरात चली गई। इसलिए हकीकत की बात यह है, जो राज्य ज्यादा सुशासन अपनाएगा, इन्वेस्टमेंट उस राज्य के पास ज्यादा होगा। इसलिए अब हर राज्य को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना ठीक करो, सड़क ठीक करो, पब्लिक ऑर्डर ठीक करो। और दोस्तों हकीकत की बात यह है, अभी भी आप देखोगे महाराष्ट्र चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, लोक व्यवस्था वहां ज्यादा अच्छा है। गुजरात में चले जाओ, 12 बजे रात भी कोई महिला अगर गहने पहन के निकल जाए तो मजा ले, कोई छू ले। अब आप देखो, कई बार बच्चे बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन यूपी बिहार में तो नहीं है। तो हमें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, लोक व्यवस्था करना राज्य की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि आकर्षण, और प्रत्येक राज्य ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करे निवेशकों को, पर्यटकों को। क्योंकि हम ये सोचें कि केवल संघ की सहायता पे सारी बात बन जाएगी, नहीं बनने वाली। इसे उड़ीसा देखो, नवीन पटनायक कभी संघ सरकार से लड़ते नहीं, और प्रधानमंत्री वहां के दौरे पे थे तो उन्होंने पूछा, नवीन बाबू क्या चाहिए आपको? उनका ऐसा, हमारे हमेशा तूफान आता है, तो आप ऐसा करो कि हमारे जो तार हैं बिजली के वो सब अंडरग्राउंड करवाने के लिए पैसा संघ सरकार दे दे। संघ सरकार ने दे दिया। लेकिन वही दीदी का आप देखो, अब दीदी को पैसा दिया गया, बंगाल में तूफान आने के बाद दीदी ने कहा, दीदी खुद ही तूफान हो गई, दीदी ने कहा लो हमें पैसा पर्याप्त नहीं मिला। इसीलिए आप देखोगे कि संघ राज्य के बीच सहयोग करना चाहिए, आपस में सहयोग से बात बनेगी। क्योंकि राज्य सोचे केवल सहयोग से बात बन जाएगी, केवल विरोध से बात बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। और दोस्तों खास तौर पे आप देखो किस तरीके से राज्य के सुशासन पर राज्य के विकास का फर्क पड़ता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है पश्चिम बंगाल, जो 1911 तक देश की राजधानी रहा। उसकी आज आर्थिक स्थिति कितनी खराब है कि बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब तो अभी के उभरने वाले क्षेत्र हैं। आर्थिक पुणे आर्थिक विकास के क्षेत्र के रूप में आ गया। कैसे ऐसा हुआ? गुजरात ने लीड ले लिया, यहाँ सुशासन का मुद्दा आता है, और पश्चिम बंगाल में रोज हड़ताल, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, इकोनॉमी चौपट हो गई।
अर्थव्यवस्था का हाल हो गई। इसलिए संघ को राज्य को सहयोग देना चाहिए, राज्य को सुशासन अपनाना चाहिए, और बात है सबका साथ सबका विकास। इसलिए दोनों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए, दोनों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। इसलिए ये संघ है क्या है, टीम इंडिया है। वह बिना कैप्टन के खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा, और बिना खिलाड़ी के कैप्टन कोई भूमिका नहीं है। तो प्रधानमंत्री क्या हो गए, कैप्टन हो गए, बाकी लोग खिलाड़ी हो गए, तो आपस में सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर आपत्ति क्यों होती है? दोस्तों, ये भी केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर आपत्ति क्यों होती है? उसका कारण ये है कि देखो, थोड़ी आपत्ति का आलोचना क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई क्यों आपत्ति की जाती है, क्योंकि इससे राज्य सूची के विषय का अतिक्रमण होता है। क्योंकि भैया हेल्थ तो राज्य सूची का विषय है ना, राज्य सूची के विषय का अतिक्रमण होता है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, तो आयुष्मान योजना चलने की संघ सरकार की क्या जरूरत है? दूसरा, फिर क्या प्रॉब्लम होती है? फिर अगर राज्य सूची के विषय का अतिक्रमण होता है, इसका मतलब है राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होती है, क्योंकि राज्यों की प्राथमिकता अलग है। उड़ीसा के लिए हो सकता है परिवहन हो, राजस्थान के लिए पानी है। तो संघ सरकार कैसे बता दे कि पूरे भारत के लिए क्या चाहिए? अलग अलग राज्यों को अलग बताने दो आप। इसलिए कहा जाता है राज्यों की प्राथमिकता अलग अलग होती है, तो इसलिए एक ही वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। अरे एक ही जूता सब लोग थोड़ी पहन लेंगे, अलग अलग पहनना दो यार। तीसरा, योजनाओं के माध्यम से क्या होता है, राज्य को इस संघ की शर्त माननी पड़ती है, शर्त माननी पड़ती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अब योजना संघ की चलेगी, उसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहता है, तो संघीय ढांचे के खिलाफ भी तो ये है। ये मुख्यमंत्री के लिए भी समस्या है कि अब उज्ज्वला स्कीम में पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना में, और इसलिए वैक्सीनेशन की पूरे मामले में प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ था। लोगों ने आपत्ति की, भैया ये कौन सी बात है प्रधानमंत्री का फोटो? लेकिन केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का हम समर्थन क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि और ये सीधी सी बात है, प्रशासन का मामला, सामाजिक आर्थिक नियोजन का मामला तो समवर्ती सूची का विषय है। अरे भाई, सामाजिक न्याय किया जा रहा है, तो कैसा संघ कैसा राज्य, ये दोनों का जिम्मेदारी है। ये तो समवर्ती सूची का विषय है, इसे दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी बात, पूरे भारत में अरे क्षेत्रीय विषमता बहुत ज्यादा है। तो अब पता चला कि अगर केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं होगी, कुछ राज्य तो इस विकास से वंचित हो जाएंगे। तो क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए ये योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखोगे, और राज्य क्या कहते हैं, भैया क्षेत्रीय विषमता यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कम करो, हमें केंद्रीय करों में से हमारा हिस्सा बढ़ा दो। राज्य कहते हैं कि राज्य भी कम थोड़े है, किसी ने मुफ्त में भैंस दे दिया, मुफ्त में लैपटॉप दे दिया, ये भी तो प्रॉब्लम है। इसलिए क्षेत्रीय विषमता ज्यादा है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और भारत का एकीकृत विकास किया जा सके, इसलिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो और सीधी सी बात है, सामाजिक न्याय के मुद्दे में पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? सामाजिक न्याय तो पूरे हमारे संविधान का ही उद्देश्य है। तो संघ करे राज्य करे, इसमें समस्या क्या है? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे संघीय ढांचा है, संघ राज्य के बीच में शक्तियां बटी हुई है। इसे हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मुख्यमंत्री के अधिकार का उल्लंघन ना हो, वही तो निर्वाचित है। तो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के अधीन नहीं है दोस्तों, प्रधानमंत्री के बराबर में है। संघीय ढांचा है हमारे यहाँ, एकात्मक ढांचा नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ, इस सारी झगड़ों का समाधान क्या करें? संघ राज्य के बीच अगर ऐसे मतभेद आ रहे हैं, विवाद आ रहे हैं, तो समाधान क्या करें? तो दोस्तों, उसका समाधान कल हम लेकर आएंगे। इसका नाम है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए सहकारी संघवाद क्या है, कल आज के लिए इतना ही।